दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं नेशनल हेराल्ड नवजीवन और कौमी आवाज की साझा पेशकश। नेपाल में जो हुआ है उस पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ हैं हसनैन नकवी साहब। अ, आप इनको नेशनल हेराल्ड पे लगातार पढ़ते रहे हैं और उनके जो आर्टिकल हैं वो काफी विचारोत्तेजक होते हैं और कई सवाल खड़े करते हैं। सवाल ये भी है कि नेपाल में जो हुआ उसका सबक क्या है। तानाशाहों से जो लोग अपनी मनमानी चलाते हैं उनके लिए इसका क्या संदेश है, क्योंकि जो ये आंदोलन था वो जेन जी का आंदोलन था और इसको काफी हाईलाइट मिला अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में। और उसी पर जो सवाल हसनैन साहब खड़े कर रहे हैं उसी पर हम बात करेंगे। आप सबका स्वागत है। स्वागत है सर आपका। और मेरा पहला सवाल नमस्कार। यही, जैसा आपने लिखा है कि नेपाल फरी वाई ऑटोक्रेट शुड फियर द पीपल वॉइस। तो मेरा सवाल ये है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो ऑटोक्रेट हैं या तानाशाह हैं, जो चुनकर भी आए हुए हैं लेकिन व्यवहार उसी तरीके से करते हैं और उन्हें लगता है कि सारी संस्थाएं, सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं उनके कब्जे में हैं, कंट्रोल में हैं, फिर भी वे एक तरीके से जेन जी का जो आक्रोश है, जो उसकी अपेक्षाएं हैं, जो आकांक्षाएं, उसको लेकर के वो चिंता करेंगे या सोचेंगे कि उसके बारे में हम समाधान ढूंढें। सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार और आदाब। मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए और आपके साथ बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जैसा कि आज का आपका टॉपिक है जो मेरे एक आर्टिकल पे ही बेस्ड है, जो मैंने नेशनल हेराल्ड में लिखा था, तो उसका जो शीर्षक था वो ये था कि नेपाल का आक्रोश, क्यों निरंकुश शासकों को जनता की आवाज से डरना चाहिए, यही उसका शीर्षक था। आपके सवाल का उत्तर देने के पहले मैं बस जी। एक छोटी-सी भूमिका आपको बता दे रहा हूँ कि ये बड़ी पुरानी एक कहावत है जो कि सब लोग जानते भी हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है ना? मगर इतिहास अपने आप को दोहराता तो है, ये तो सही बात है, मगर एक और चीज़ भी है। और इतिहास का मैं छात्र रहा हूँ, विद्यार्थी रहा हूँ और मैं इतिहास का मैं अध्यापक भी रहा हूँ। तो मुझे ये बात पता है कि इतिहास से जो हम लोग जिस तरह का सबक लेते हैं, इसके बारे में एक बड़ी पुरानी कहावत भी है कि इतिहास से सबसे बड़ा सबक ये है कि हम इससे कुछ भी नहीं सीखते, कोई भी सबक नहीं लेते हैं। तो अभी जो पिछले 5 दिन, 6 दिन पहले जो नेपाल में घटा, 7 और 8 तारीख सितंबर से इसकी शुरुआत हुई और जिसको जेन ज़ी कह के रिवॉल्यूशन या रिवोल्ट या विद्रोह जो भी आप कह लें। हालाँकि विद्रोह और क्रांति में अंतर होता है। जब तक कोई विद्रोह जो है अपने उद्देश्य में, जो उसका एक उद्देश्य होता है, उसमें सफल नहीं हो जाता है, तब तक वो क्रांति नहीं होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है रिवोल्ट और रिवॉल्यूशन में। तो अभी तो ये मान के हम चलें कि ये एक रिवोल्ट है क्योंकि नेपाल अभी भी 4 या 5 दिन बीत गए हैं और अभी भी इंग्लिश में जिसे कहते हैं कि इट्स इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स और अभी भी वहाँ कोई अंतरिम सरकार नहीं है। सेना का अभी भी पूरे नेपाल पे एक तरह से समझ लीजिए कि सेना का ही शासन है। बातचीत चल रही है और वहाँ के जो लीडर्स रहे हैं इस विद्रोह के, उनके साथ तो निरंतर बात चल रही है सेना की और कोशिश तो की जा रही है कि किसी तरह से अंतरिम सरकार बने ताकि जो है नेपाल धीरे-धीरे अपने मतलब जो नॉर्मैलिटी की तरफ लौट आए। और हो सकता है कि कुछ दिनों में जो है कोई ब्रेक थ्रू हो जाए। हालाँकि कई नाम भी चर्चा में आए हैं पिछले दिनों जिनमें एक भूतपूर्व चीफ जस्टिस महिला का नाम भी था। मगर शायद उसके ऊपर जो है वो सबकी सहमति नहीं बन पाई है।
तो अभी भी वहाँ पे बातचीत चल रही है और उम्मीद की जाती है कि बातचीत के ज़रिए ही इसका कोई समाधान होगा। अब रहा, मैं इस पूरे डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ कि ये विद्रोह क्यों हुआ, ये ज्वालामुखी क्यों फूटा और ये जो जेन ज़ी वाले ये सब सड़कों पे क्यों आ गए और फिर वो एक शांतिपूर्ण जो आंदोलन था, वो एक हिंसक आंदोलन में कैसे बदल गया। और सबने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरह से वहाँ पे हिंसा हुई, किस तरह से जो है वहाँ के इमारतों में, बिल्डिंग्स में आग लगाई गई, लोगों की जानें गईं, जिसमें आंदोलनकारी भी हैं और उसके अलावा भी लोगों की जान गई होगी। हम लोगों को एग्ज़ैक्ट फिगर्स भी नहीं पता है अभी। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो कुछ भी नेपाल में घटा है पिछले 5-6 दिनों में, ये ऐसा नहीं है कि मतलब आप कह दें कि ये कोई बहुत मतलब सडन हुआ है। ये कोई बहुत अचानक कोई एक चीज़ नहीं हुई है। ठीक है, ज्वालामुखी अगर आप कहते हैं तो ज्वालामुखी में भी लावा जो है बहुत दिनों से सुलगता रहता है। तो ये लावा जो है काफ़ी दिनों से सुलग रहा था वहाँ। और कोई भी विद्रोह जब होता है तो एक होता है ट्रिगर पॉइंट, है ना? तो वो ट्रिगर पॉइंट जो आया, वो उस समय आया जब वहाँ पे सोशल मीडिया पे बैन लगाया गया, ठीक है? और उसी समय कुछ ऐसी घटनाएँ भी हुई कि मतलब वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल चला गया। तो वहाँ के लोगों का आक्रोश, जो कि धीरे-धीरे वहाँ एक तरह से समझिए कि वो बिल्डअप कर रहा था, सुलग आग जो है वो लावा सुलग रहा था, वो सोशल मीडिया बैन के बाद से वो बिल्कुल सामने आ गया और एक ज्वालामुखी की तरह वो फूटा है। मगर फिर भी मैं ये कहूँगा कि इसको आप कोई एक सडन मतलब अचानक वाला हादसा नहीं कहिए। ये इट वाज़ सिमरिंग, ये काफ़ी दिनों से ये चला आ रहा था। और देखिए, जब एक बहुत पुरानी कहावत है कि पीपल रिवोल्ट व्हेन कंडीशंस बिकम अनबेयरेबल। पूरे विश्व में जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं, चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, अमेरिकन रेवोल्यूशन हो, रशियन रेवोल्यूशन हो, जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं, यू नो इवन हाल के दिनों में जो भी विद्रोह और क्रांतियाँ हुई हैं, चाहे वो अरब स्प्रिंग की बात करें, चाहे वो आप यहाँ श्रीलंका की बात करें या बांग्लादेश में जो पिछले साल हुआ और अभी फिलहाल जो नेपाल में हुआ, तो इसका एक पूरा बैकग्राउंड होता है। और बैकग्राउंड के वजह से ही क्या होता है कि वो धीरे-धीरे चीज़ें जो हैं वो फिर एक किसी पॉइंट पे आती हैं, जबकि वो आक्रोश फूट पड़ता है। और यही चीज़ नेपाल में हुई। देखिए, नेपाल एक बहुत गरीब देश है, सबको पता है। और इस तरह के वहाँ पे जो जिसको कहते हैं डिस्कंटेंट, मतलब शासन के प्रति उनका जो आक्रोश था, वो कोई नया तो नहीं था। ये तो आप समझ सकते हैं कि इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है। 1951-52 से, मतलब अगर आप इतिहास में जाएँगे तो मतलब वहाँ से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है? और ये वो पहला वो 1951-52 में जब किंग त्रिभुवन थे, उस समय से ये चला आ रहा है कि वहाँ के लोगों का जो विश्वास है अपने शासक के ऊपर, वो धीरे-धीरे जो है कम होता जा रहा है, उठता जा रहा है। उसके बाद से आपने देखा कि इतिहास गवाह है कि फिर किंग महेंद्र के टाइम में जब वहाँ पंचायत की स्थापना हुई और जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनको उन्होंने एक तरह से बैन कर दिया। मगर किंग वीरेंद्र के समय आकर के हालात कुछ सुधरे थे। मगर 2005 और 6 के बाद नेपाल इज़ इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स। और आप देखिए कि विगत 20 वर्षों का अगर आप इतिहास ले लें नेपाल का, तो नेपाल में एक चीज़ ज़रूर हुई है
कि वहां पे राजतंत्र का अंत हुआ है। मोनार्की जो कि वहां पे बहुत पुराना सिस्टम था शासन का, उसका तो अंत हो गया, मगर मोनार्की का विकल्प जो जिस तरह का आना चाहिए था, जैसा डेमोक्रेसी में होना चाहिए, प्रजातंत्र में होना चाहिए, शायद नेपाल में उस तरह का जो है उस उनका वो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन अब तक बन नहीं पाया है। यही बेसिक डिफरेंस है नेपाल में और हमारे यहाँ भारत में। क्योंकि हमारे यहाँ जो है ये डेमोक्रेसी का एक पूरा इतिहास है जो कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है, और वो विरासत जो है उसके वजह से जब से देश आजाद हुआ है हमारा 1947 से अब तक, जो हमारे यहाँ प्रजातंत्र की जो जड़ें हैं बड़ी मजबूत हुई हो गई। नेपाल में ये बात नहीं है। 2006 से लेकर अब तक, या 2005 से लेके अब तक, क्योंकि किंग गजेंद्र उसके बाद से 2006 में जब उनका तख्ता पलटा एक तरह से, और जब वहां पे प्रजातंत्र की शुरुआत हुई, तब से लेकर के अब तक वहां पे कम से कम मुझे याद है कि 16 सरकारें बन चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जिसमें कहा जाता है कि 17 प्रधानमंत्री आ चुके हैं, मगर उसमें भी आपने ये देखा होगा कि इस पूरे दौर में कुछ बहुत एक समझिए कि लिमिटेड लोगों का या वहां के जो पार्टीज का उनका वर्चस्व रहा है। अब चाहे वो नेपाली कांग्रेस हो या वहां के जो कम्युनिस्ट पार्टीज के जो घटक हैं, मगर आप देखिएगा कि फिर वही नाम आपको बार बार दिखाई देंगे, या तो प्रचंड होंगे, या तो देवबा होंगे, या तो ओली होंगे। तो इन्होंने वहां पर एक तरह से जिसको कहते हैं ना कि जैसे कि एक कुर्सी का एक खेल बना रखा था, और सबका अपना अपना टर्न आता था, और सब अपना अपने अपने टर्न में वो जो है अपनी मनमानी कर रहे थे। देश का विकास आज तक, देश अभी भी वहीं खड़ा है, बल्कि और बद से बदतर स्थिति हो गई है। आप देख लीजिए बेरोजगारी का। मेरा सवाल सर, मेरा सवाल ये था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो कंट्रोल था सत्ता का, आप देखिए इलेक्शन के बाद 2 पार्टियां थी जिनके पास सीटें थी और जिन्होंने गठबंधन बनाया था, और उसके बाद सरकार बनी थी। तो ऐसा क्या हुआ कि वो उनके खिलाफ अचानक से जो है विद्रोह हो जाता है? इसकी पृष्ठभूमि जो आपने बताई क्या वही है, या फिर ये है कि जो सोशल मीडिया पर जो बैन था और जिस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया ने पोर्ट्रे करने की भी कोशिश की कि ये युवाओं का जिस तरीके से उभार है ये, तो आपको क्या लगता है कि आखिर ऐसा क्या मिस कर दिया नेपाल की सत्ता ने जो बाकी देश नहीं कर पा रहे हैं, या उन लोगों ने अपनी पकड़ बनाए हुए हैं? देखिए, मुझे जहां तक लग रहा है कि वहां की जो सत्ता है, शायद उसने जब सोशल मीडिया पर बैन किया तो इसकी गंभीरता को नहीं समझा। मेरा अपना मानना है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, मगर शायद उनको ये लगा कि बैन तो है, मगर ये है कि अब 7 दिनों का टाइम है, उसके बाद से जो है वो सब कंट्रोल हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि वो सत्ता खुद भी इस बात के लिए तैयार नहीं थी कि इस तरह का विद्रोह वहां हो जाएगा सोशल मीडिया पे बैन लगने। अब देखिए, ऐसा है कि नेपाल की स्थिति आप देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि विश्व में अगर आप गरीब देशों की बात करेंगे तो नेपाल जो है इट इज वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज इन द होल वर्ल्ड। और नेपाल में बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट का ये हाल है। अच्छा, ये जो जेन जी जिसको आप कह रहे हैं, ये युवा जो है यहाँ, वहाँ के जो किशोर है, जो युवा है, उसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं। उसमें
मतलब आप समझ सकते हैं कि वो 1997 के बाद के पैदा जन जो जो लोग हैं वही लोग उसमें ज्यादा इन्वॉल्व हैं। मतलब है कि वो युवाओं और किशोर जिसको आप कह सकते हैं उन लोगों का एक आंदोलन है। अब उनके सामने समस्या क्या है? शिक्षा जो भी हो, उनकी शिक्षा मेरे ख्याल में आजकल के दौर में तो नेपाल में भी शिक्षा का अच्छा ही स्तर होगा। अब शिक्षित होने के बावजूद भी अगर उनके पास वर्षों तक कोई नौकरी नहीं है तो वो करें तो क्या करें? ठीक है, आजकल के दौर में जैसे आपको पता है कि युवाओं की पहली पसंद सोशल मीडिया है। आप भारत में ही देख लीजिए कि जो बेरोजगार जो यहाँ जो बहुत बड़ा एक तबका है युवाओं का, उनको दुनिया से और कुछ मतलब नहीं है, सोशल मीडिया से मतलब है। इंडिया में तो खैर और भी बहुत से मतलब चीजें हैं, सोशल मीडिया के अलावा भी क्रिकेट है और बहुत सी, यहाँ तो खैर यहाँ की राजनीति ही एक अलग तरह की राजनीति है, जो हिंदू मुस्लिम और ये सब में उलझे रहते हैं वो लोग। मगर वहां पे नेपाल में प्रॉब्लम ये है कि अब जब वहां पे जॉब क्रिएशन नहीं है, जॉब है ही नहीं, तो नेपाल में तो बहुत पुरानी ये तो परंपरा है कि नेपाली जो है वो बाहर जाकर के अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। भारत में आप देख लीजिए कि भारत में ये जो सिक्योरिटी सर्विसेज अब कहलाती है, ये शुरू से उसमें ज्यादातर तो नेपाली ही रहते थे, जिन्हें बहादुर कहा जाता था या गार्ड्स कहा जाता था। दूसरा, यहाँ पे जो गोरखा रेजिमेंट थी, जो अभी भी है, जो कि अंग्रेजों के समय से चली आ रही है, और सबसे मतलब आप कह सकते हैं कि इंडियन आर्मी की एक शान मानी जाती थी गोरखा रेजिमेंट, उसमें नेपालियों का वर्चस्व रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि नेपालियों के सामने अब ये हो गया, अच्छा नेपाली ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ही आते थे, बाहर और भी विदेश में और जगहों पे जा रहे हैं। सुनने में आया है कि अब चूंकि अग्निवीर के आने की वजह से नेपाल की सरकार ने वहां पे बिल्कुल अग्निवीर को एक तरह से बैन कर दिया था कि वहां के जो है युवक यहाँ अग्निवीर ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि भाई 4 साल के बाद से फिर उनके लिए वही बेरोजगारी की समस्या होगी वहां पे। तो सुनने में ये आया है कि वो नेपाली लोग जो कि पहले यहाँ के गोरखा रेजिमेंट में शामिल होते थे, अग्निवीर के बाद से अब वो चाइना का रुख करने लगे, मतलब चाइनीज आर्मी में। अच्छा, अब ये जो है जब ये लोग बाहर मुल्कों में जा करके काम करते हैं तो वहां से घर पैसे भेजते हैं, रेमिटेंसेस इसको कहते हैं। नेपाल की जो जीडीपी है उसका अराउंड 31% वो फॉरेन रेमिटेंसेस से आता है। अगर आप सोशल मीडिया बैन कर देंगे तो वो पैसे जो वो बाहर से भेजते हैं वो कैसे भेजेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है ना। नेपाल एक ऐसा देश है जहां और तो कुछ उनका ऐसी कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री तो है नहीं, ट्रेड कह सकते हैं, व्यापार है उनका, मगर टूरिज्म उनका सबसे बड़ा ये था। और आप टूरिज्म कैसे करेंगे जब सोशल मीडिया पे बैन हो जाएगा? है कि नहीं? आजकल के दौर में टूरिज्म का सबसे बड़ा साधन जो है वो तो सोशल मीडिया है। तो आपने जब सोशल मीडिया को बैन कर दिया तो आपने फॉरेन रेमिटेंसेस का आना बंद हो गया, बंद हो सकता था। टूरिज्म पर उसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला था। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो है ना, ये मतलब वो बोलते हैं ना कि जैसे चिंगारी में वो घी का काम किया है। चिंगारी तो सर मेरे सोच ये है कि आप देखिए कि श्रीलंका और बांग्लादेश में भी इस तरीके के जनता सड़कों पर उतरी, युवा पीढ़ी सड़कों पर उतरी अपनी डिमांड को लेकर के। तो क्या आपको लगता है कि श्रीलंका और बांग्लादेश में भी जो पीढ़ी थी वो जेन जी ही थी और उसका मोटो भी यही था, या उसमें कुछ डिफरेंस है, या फिर वो कुछ और लोग थे?
देखिए, हर एक देश की अपनी अपनी परिस्थिति होती है, मगर ये आपने जो अभी दो उदाहरण दिए श्रीलंका और बांग्लादेश के, जो कि अभी बहुत नजदीक, मतलब ये बहुत दिनों की बात नहीं है। बांग्लादेश में तो पिछले साल ही हुआ है ना, ये अगस्त 2024 में। श्रीलंका में उससे 1 साल पहले हुआ, 1 या 2 साल पहले। तो देखिए, बहुत सी समानताएं तो आपको मिलेंगी कि विद्रोह को किन लोगों ने लीड किया। नेपाल के साथ प्रॉब्लम यह है कि नेपाल का जो विद्रोह था, जो कि हम और आपको ऐसा लगता है कि बहुत ही मतलब स्पॉन्टेनियस था, हाँ, हालांकि मतलब उसका पूरा एक बैकग्राउंड था। जैसा मैंने कहा कि वो ज्वालामुखी जो है वो धधक रहा था और लावा जो सुलग रहा था, और फिर वो उसको एक बार उफान आया और नतीजा जो है विद्रोह रहा। तो समानताएं तो आपको मिलेंगी कि युवा, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, बेरोजगार युवा जिसके लिए रोजगार ही सबसे बड़ी चीज है, वो तो इसमें शामिल है ही। उसके अलावा भी बहुत से वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, ग्रुप्स होते हैं जो कि इसका फायदा उठाते हैं। ये बांग्लादेश में भी देखने में आया है। श्रीलंका में उस हिसाब से नहीं हुआ। श्रीलंका में वो एक तरह का समझिए कि जन आंदोलन बन गया था, उसमें युवा भी थे और उसमें और भी लोग थे जो कि वहां के सिस्टम के भुक्तभोगी थे। बांग्लादेश की बात यह है कि वहां पर ऐसा कुछ हुआ कि वहां के जो मतलब जो फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स थे वो भी इस मूवमेंट में शामिल हो गए, है ना। जहां तक नेपाल का सवाल है, आपने ये देखा कि जेनजी का ये एक मूवमेंट है जो कि युवाओं और किशोरों का एक मतलब विद्रोह था, और शुरू से उनका ये कहना था कि भाई ये शांतिपूर्वक होना चाहिए, मगर बाद में ये हिंसक हो गया। इसका मतलब ये है कि इसमें भी कुछ इस तरह के तत्व घुसे हैं। वो अब ये कौन है, ये तो भाई इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलेगा कि जिन्होंने इतनी आगजनी की, इतना तोड़फोड़ की, इतना नुकसान किया है। तो देखिए, समानताएं भी रहती हैं और भिन्नता भी होती है, अलग अलग परिस्थितियां होती है ना। हर एक देश की अपनी एक अलग परिस्थिति होती है। नेपाल की एक अलग है, बांग्लादेश, कुछ समानताएं तो हैं। सबसे बड़ी समानता ये बेरोजगारी में मानता हूं, जो मतलब वहां के युवा वर्ग के लिए सबसे बड़ा एक सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी, वहां के आर्थिक हालात देखिए ना। आपने तीनों देशों का नाम लिया, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका। आप वहां की आर्थिक स्थिति का जरा उनका देखिए। देखिए, जब बांग्लादेश में ये विद्रोह हुआ शेख हसीना के खिलाफ, बांग्लादेश में की आर्थिक स्थिति फिर भी बेहतर थी इन दोनों देशों के मुकाबले। वहां की जीडीपी भी काफी अच्छी थी उस समय, मगर वहां पे पूरा आक्रोश जो था लोगों का, वो एक निरंकुश शासक के खिलाफ था। क्योंकि वहां पे जिस तरह से शेख हसीना के पूरे दौर में पिछले 2 इलेक्शंस हुए और पार्टीज जो हैं वहां पे नेशनल अवामी लीग द्वारा इनको एक तरह से बैन कर दिया गया था, तो मतलब ये वन पार्टी सिस्टम हो गया था ना। ये तो वैसे ही सिस्टम वहां पे इवॉल्व कर रहा था जैसे कि रशिया में है या नॉर्थ कोरिया में है या फिर चाइना में है, उसी तरह का सिस्टम था। तो लोगों का जो गुस्सा वहां पे फूटा था, उसकी वजह आर्थिक तो थी ही, उसके अलावा भी शासन की जो निरंकुशता थी उसके खिलाफ भी था। यही चीज आपको श्रीलंका में भी देखने को मिली। राजपक्षे के खिलाफ जो गुस्सा फूटा था, उसकी मूल जो उसका कारण था वो तो आर्थिक था, बेरोजगारी से लेकर के वहां की आर्थिक स्थिति लोगों की। मगर वहां पे भी एक निरंकुश शासक था जिसके खिलाफ वहां पे, नेपाल में भी उसी तरह का सिलसिला चल रहा था।
चाहे वो प्रचंडा हो, चाहे वो देवबा हो, चाहे वो ओली हो। इनके आप पूरा कार्यकाल देख लीजिए पिछले 19-20 वर्षों से, तो ये क्या था? ये आप इसको प्रजातंत्र तो आप कहते हैं, मगर ये इसको कहते हैं इलेक्टेड ऑटोक्रेसी। ये उस बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये उस तरह की चीज थी, इलेक्टेड ऑटोक्रेसी। और इसमें उनका गुस्सा फूटा जबकि सोशल मीडिया पे उन्होंने जब देखा कि उनके बाल बच्चे, उनके परिजन जो कि शासन में हैं, वो तो विदेशों में जाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, और दैट इज एट द टैक्स पेयर्स मनी। तो वो तो मौज मस्ती कर रहे हैं और बेचारे ये क्या करें? आपने इनके पेट पे लात मारी ना। जब आपने सोशल मीडिया बैन किया तो इसका मतलब है कि वहां की टूरिज्म इंडस्ट्री वो कैसे चलेगी, रेमिटेंसेस कैसे आएंगे, और सबसे बड़ी सर, चीज यहाँ पर एक सवाल ये है कि इस पूरे प्रोटेस्ट में, नेपाल के पूरे प्रोटेस्ट में, वहाँ की जो लिगेसी मीडिया है, जो पारंपरिक ट्रेडिशनल मीडिया है, उसकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये पूरा प्रोटेस्ट जो हम जानते हैं कि सोशल मीडिया पर बैन के बाद खड़ा हुआ है, यानी कि सोशल मीडिया एक हिस्सा था लोगों के जीवन का, और उसके बाद ट्रेडिशनल मीडिया, क्योंकि कांतिपुर जो वहाँ का मीडिया था, उस पे जो बिल्डिंग है उसको जला दिया गया। कई सारे वायरल वीडियो में हमने देखा कि मीडिया का विरोध हुआ है। तो मीडिया पर जो भूमिका है नेपाल वाले प्रोटेस्ट में, उसको आप थोड़ा डिस्कस करें। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं किसी भी हिंसा के खिलाफ, आंदोलन शांतिपूर्वक होना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ आंदोलन नहीं हुए। भारत में कई आंदोलन हुए हैं, हमारे जीवन काल में ही बहुत से आंदोलन हुए हैं। बहुत मतलब वो मैं तो बहुत छोटा था, बच्चा था जब जेपी का आंदोलन हुआ था। संपूर्ण क्रांति का नाम दिया गया था उसे। 1974 की मैं बात कर रहा हूँ। मैं बहुत बच्चा था उस वक्त, स्कूल जाता था, थोड़ी धुंधली सी यादें हैं मुझे। मगर 77 आते आते थोड़ा मैं बड़ा हुआ तो मुझे बहुत सी यादें, मगर फिर भी उस समय जो आंदोलन था बड़ा शांतिपूर्वक था। इस तरह का कुछ मैंने हिंसा तो कभी ना सुनी। दूसरी बात यह है कि आप 2011 में जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाला जो आंदोलन था, अन्ना हजारे वाला, वो भी शांतिपूर्वक रहा। तो हमारे यहाँ जो है, देखिए हमारे यहाँ ऐसा है कि मैंने जैसा पहले आपसे कहा कि डेमोक्रेसी की जड़ें बड़ी मजबूत हैं, और हमारे यहाँ जो है महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह का जो ये इतना अभी हमारे मेरे ख्याल में भारतीय हमारे मनमानस में इस तरह समाया हुआ है कि यहाँ पे उस तरह का हिंसक क्रांति तो नहीं हो सकती है। बात नेपाल की आप कर रहे हैं कि नेपाल की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो कि आप कह सकते हैं कि जो वहाँ की जो ऑफिशियल मीडिया है, तो वहाँ की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और हमारे यहाँ की जो अभी मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसमें आपको बहुत सी समानताएं मिलेंगी। इसमें आपको बहुत सी समानताएं मिलेंगी। तो जैसे सर, अगर मीडिया आप मतलब अपना जो उसका जो रोल होता है, एक इम्पार्शियल इंडिपेंडेंट मीडिया का जो रोल होता है, अगर वो छोड़ करके और सत्ता का अगर वो समझ लीजिए कि वो माउथपीस बन जाए, तो फिर जनता का तो फिर आक्रोश तो भड़केगा ना। मेरे ख्याल में ये सब चीजें, बहुत सी चीजें जो वहां पे हो रही थी, भ्रष्टाचार का मामला, मैं आ रहा हूं इस पे, कि लोग वहां पे इतने ज्यादा क्रोधित क्यों हुए? क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू उनको वहां जो भी भ्रष्टाचार पनप रहा था शासन में, और वहां के जो उस रूलिंग क्लास में, उसके बारे में उनको, जैसे वो सिडान गुरुंग जो वहां पे सोशल मीडिया उन्होंने मतलब खुल्ला वहां पे इनको एक्सपोज किया था। वहां की जो ऑफिशियल मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है,
वो इन चीजों को छुपा रही थी। कुछ ऐसी चीजें आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगी कि जो जो चीजें आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिलती हैं, जो ये मेन स्ट्रीम मीडिया उसकी बात नहीं करता है। तो मुझे लग रहा है कि वहां के लोग, जब सोशल मीडिया के थ्रू उनको पता चला कि करप्शन और भ्रष्टाचार का ये लेवल है, नेपोटिज्म, भाई भतीजेवाद का ये लेवल है, तो उनका आक्रोश, उनका गुस्सा फूटना स्वाभाविक था। अब उस तरह का जब आंदोलन, जब हिंसक हुआ, तो मेरे ख्याल में उनके दिल में, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं वहां के जो मेन स्ट्रीम मीडिया के प्रति कुछ ना कुछ तो आक्रोश, दुर्भावना, इस तरह का गुस्सा तो रहा होगा। तो जब हिंसक भीड़ ने मेरे ख्याल में उसका फायदा उठाया और अटैक किया, हालांकि वो जस्टिफाइड नहीं है। इट कैनॉट बी जस्टिफाइड कि आप जो है मीडिया हाउस को जला दें, उसको अटैक करें, जला दें। दिस इज नॉट जस्टिफाइड इन एनी सिविल सोसाइटी, चाहे वो नेपाल की हो, चाहे वो किसी और देश की। जी सर, अगर नेपाल को ही देखें तो एक चीज ये हुई कि 2-3 दिन प्रोटेस्ट के बाद जो प्रदर्शनकारी थे वो बातचीत की टेबल पर आए कि अंतरिम सरकार चुनी जाएगी, नेता चुने जाएंगे, हमारी चॉइस ये है। बाकी जगहों पर तो चाहे श्रीलंका या फिर हम बांग्लादेश की देखें तो ये तुरंत नहीं हुआ था, काफी लंबे समय तक प्रोटेस्ट चलते रहे थे, हफ्तों चलते रहे थे। क्या आपको लगता है कि जो नेपाल में जो पार्टियां थी जो कुछ समय पहले चुनाव में जीत करके आई थी और उनके नेताओं के खिलाफ ये जो प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद एक अंतरिम सरकार के गठन को वे स्वीकार कर लेंगी और नेपाल शांति के, मतलब कह सकते हैं कि वहां व्यवस्था पटरी पर लौटेगी? भाई, उम्मीद तो ऐसी की जाती है, हम लोगों की सबकी यही उम्मीद है कि सूनर देन लेटर, जल्द से जल्द नेपाल पटरी पे लौटे, वहां नॉर्मेलिटी वापस आए, क्योंकि नेपाल हमारा सबसे पड़ोसी देश है और हमारी सीमाएं नेपाल के साथ, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तराखंड हो, बंगाल हो, सबसे लगी हुई हैं। तो भाई हम लोग भारतवासी, भारत तो यही चाहेगा ना भाई कि नेपाल में शांति बहाल हो, वहां अंतरिम सरकार आए। मगर पिछले मेरे ख्याल में 3 दिनों से मैं भी थोड़ी बहुत न्यूज़ देखता हूँ और मैं जो देख रहा हूँ कि भाई 2-3 दौर की बातचीत तो हुई है, मगर अभी तक कोई इसका समाधान तो सामने आया नहीं है। और मुझे लग रहा है उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो ट्रस्ट डेफिसिट है। वहाँ के जो जेन ज़ी हैं, जो लोग मतलब इस आंदोलन में थे शामिल, मुझे नहीं लगता है कि उनको वहाँ की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे नेपाली कांग्रेस हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी के कोई भी घटक हो, उनमें किसी तरह का उनको विश्वास बचा है। क्योंकि उनके लिए ये सारी पार्टीज जो हैं वो वन एंड द सेम है, सब करप्ट है, सब भाई भतीजेवाद में, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो नहीं चाहते हैं। देखिए, हालांकि समाधान तो इसका पॉलिटिकली होना चाहिए ना, ये तो एक राजनीतिक मामला है, तो समाधान भी तो राजनीतिक ही होगा। तो उसमें वहां की जो भी वहां की जो पार्टीज हैं उनको तो इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि उनका ही वहां पे मास बेस है। मगर ये जो जेन ज़ी है, जो मतलब जो लोग इस आंदोलन में शामिल हुए हैं, जो इस विद्रोह में शामिल हुए हैं, उनको इन पार्टीज पे बिल्कुल विश्वास नहीं। तो मुझे लगता है कि वो एक एक ऐसा कोई समाधान देख रहे हैं जिसमें वहां की इन पॉलिटिकल पार्टीज का कोई रोल नहीं हो। जहां तक मेरी अपनी समझ है, वो चाहते हैं कि वहां पे एक ऐसी हुकूमत, ऐसा मतलब अंतरिम शासन वहां पे बहाल किया जाए जिसमें ये पॉलिटिकल पार्टीज ना रहें। मुझे लग रहा है ये जो भी गतिरोध आया है उसका मेन कारण मुझे तो यही लग रहा है कि ये जो विश्वास की कमी है इन दलों के लिए, वही सबसे बड़ा कारण है कि अब तक वहां इसका कोई समाधान वो लोग नहीं ढूंढ पाए हैं। मगर समाधान तो तो क्या बातचीत सांसद को से है।
क्या संसद को बिना भंग किए समाधान संभव है, राजनीतिक समाधान सर? देखिए, बांग्लादेश में जो हुआ मेरे ख्याल में उससे भी कुछ वहां पे नेपाल के जो आंदोलनकारी हैं उन लोगों को कुछ सीख लेनी चाहिए, उनको वहां सीख लेनी चाहिए। अब बांग्लादेश में ऐसा था कि उनके पास मोहम्मद यूनुस जैसे एक व्यक्ति थे और हैं अभी भी, जो कि नोबेल प्राइज जिनको इकोनॉमिक्स में मिला, ग्रामीण बैंक, उनकी अपनी एक छवि भी है। और वहाँ के लोगों ने मेरे ख्याल में कुछ इस तरह का सेटअप वहाँ भी ये किया था जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज का, चाहे वो शेख हसीना की अवामी लीग हो या कोई और भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसका कोई वहाँ पे दखल नहीं हो। उन्होंने इस तरह का सिस्टम कोशिश तो की थी, और मुझे लगता है उसके बाद से मतलब थोड़ा बहुत तो वो पटरी पे आए हैं, थोड़ी बहुत, ज्यादा तो अभी भी मुझे नहीं लगता है। वो कह रहे हैं कि 2026 में वो चुनाव करवाएंगे। मुझे लगता है कि यहाँ पे भी कुछ गिव एंड टेक तो होगा ही, नेपाल में भी। देखिए, बिना आप वहाँ के राजनीतिक दलों को साथ लिए एक राजनीतिक समस्या का समाधान नहीं ढूंढ सकते। अब प्रॉब्लम ये है कि नेपाल में उनको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो कि मोहम्मद यूनुस टाइप का हो। उस तरह का कोई व्यक्ति अगर उनको मिलता है जो नॉन पार्टिजान जिसको बोलते हैं, मतलब जो जिसकी अपनी एक छवि हो, एक इंटरनेशनल उसकी अपनी एक छवि हो, और उसका पॉलिटिक्स से ज्यादा, राजनीति से ज्यादा लेना देना नहीं, मगर वो एक इंटेलेक्चुअल हो, एक स्कॉलर हो, जो भी हो, उस तरह का अगर कोई व्यक्ति मिलता है जिसके नेतृत्व में वहां की अंतरिम सरकार बने, और फिर वो सरकार एक समय सीमा के अंदर वहां पे चुनाव करवाए, और उसमें चुनाव जब होगा तो ये जो जेनजी वाले हैं, ये हो सकता है ये अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाए। चुनाव है, डेमोक्रेसी है, तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना के वो चुनाव लड़े। मगर जब तक वो अंतरिम सरकार नहीं बनती है तब तक तो आप कोई पहल कर ही नहीं सकते हैं ना भाई। इसका समाधान तो चुनाव ही है। संसद, अब वहां संसद है नहीं है, सब मैंने तो सुना है कि सबने वहां पे रिजाइन कर दिया है, सिवाय वहां पे वहां के जो प्रेसिडेंट हैं बस अभी तक वही हैं, और वहां सेना के अध्यक्ष हैं, सेना ही के हाथ में सब अभी वहां पे कमान है। तो एक तरह से आप समझिए कि इट्स इन ए स्टेट ऑफ लिम्बो, जिसको बोलते हैं ना इंग्लिश में, कि नेपाल इज इन ए स्टेट ऑफ लिम्बो। वहां पे अराजकता जो पहले थी उसमें थोड़ी सी कमी तो आई है, क्योंकि अभी लूटमार और ये सब जो है हिंसक घटनाएं तो बंद हो गई हैं सेना के आने की वजह से। मगर वहां सेना कब तक शासन करेगी भाई? वहां कोई मार्शल लॉ तो नहीं लगाएगी वो, क्योंकि अब ये मेरे ख्याल में अब 19 सितंबर को 10 साल पूरे होंगे वहां के नए संविधान के, जो कि नया संविधान जो है आज से 10 साल पहले उन लोगों ने जब नया संविधान अडॉप्ट किया था, तो नेपाल को जो है वो राजतंत्र, मतलब राजशाही से, मोनार्की से डेमोक्रेटिक फेडरल रिपब्लिक, सेकुलर रिपब्लिक, जी, वो बनाया था। तो अब वो नेपाल डे आने वाला है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि 19 तारीख तक या उसके पहले शायद इसका कोई समाधान निकले बातचीत के जरिए, क्योंकि समाधान तो बातचीत के जरिए ही निकलेगा, और तो कोई रास्ता है नहीं। जी बिल्कुल सर, आखिर में जो है एक दो सवाल और मैं लूंगा और चाहूंगा कि संक्षिप्त में आप जवाब दें। जैसा कि आपने लिखा कि लोकतंत्र में जो है लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं को मैनिपुलेट करना, चुनाव में फर्जीवाड़ा, जनहित के बजाय अपने फेवरेट इंडस्ट्रियलिस्ट को एक तरीके से प्रायोरिटी देना और विपक्ष की आवाज को दबाना, तो क्या ये आक्रोश जो है वो चाहे नेपाल हो या फिर दुनिया का कोई भी देश, ये अचानक से फूट पड़ेगा? आप इसकी जो एक तरीके से आप कहिए कि आशंका या संभावना या फिर भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो क्या ये संदेश है बाकी देशों को?
देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रजा प्रजातंत्र, जिसको डेमोक्रेटिक रूट्स इतने मजबूत हैं, क्योंकि ये हमारा पूरा जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ा हुआ है। उस समय से अभी भी हमारे यहाँ सत्याग्रह, गांधीयन सत्याग्रह का अभी भी बहुत ज़्यादा उसका असर है हमारे समाज पे। इवन हमारे युवाओं पे बहुत बड़ा असर। तो देखिए, ये है कि सबक तो आदमी को लेना चाहिए, और ये भी सबक, क्योंकि ये हमारे जो है पड़ोसी देशों में ये सब चीज़ें हो रही हैं। बांग्लादेश में हुआ, उसके पहले श्रीलंका में हुआ, विद्रोही हुआ, अब नेपाल में हुआ। तो सबक तो सबको लेना चाहिए, मगर मैं जैसा कह रहा हूं कि सबक लेने के समय बहुत सी चीजें मैटर करती हैं कि आपकी अपनी व्यवस्था कैसी है, आपकी अपनी सोच कैसी है, आपकी अपनी विरासत कैसी है। जो जो बेसिक डिफरेंस है हमारे यहाँ इंडिया में और अदर कंट्रीज में, वो यही है कि हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी की जो नींव है वो बहुत ही सॉलिड नींव है, जो कि ना तो नेपाल में है, ना बांग्लादेश में है, ना ही श्रीलंका में थी। आपको हर जगह देखिए, इन तीनों कंट्रीज में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी इस तरह के, मैं हालांकि ये वर्ड नहीं यूज करूंगा, इस तरह के निरंकुश शासक शासक आए हैं। आप उनको तानाशाह कह लें, वो अलग बात है, मगर हमारे यहाँ का सिस्टम अभी भी बहुत अलग है उनके यहाँ से। हाँ, मगर सबक तो लेना ही चाहिए, क्योंकि भाई अगर पड़ोसियों की यहाँ इस तरह की चीजें हो रही है, और हम तो कोई मतलब आज के दौर में को हम आइसोलेशन में तो नहीं रहते हैं ना। आजकल के ये मतलब इट्स ए ग्लोबल विलेज, और जो बहुत सारी समस्याएं जो नेपाल में है, वो सारी समस्याएं आपको इंडिया में भी मिलेंगी। क्यों? बेरोजगारी की समस्या चरम पे है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जब 80 करोड़ से ज्यादा लोग जो है लाभार्थी हैं, जो 5 किलो अनाज पे जिंदा है, रह रहे हैं, तो समस्या तो हमारे यहाँ भी है ना। अब आप जीडीपी का फिगर आप कुछ भी बता दीजिए, मगर आप जो है मतलब मुंह तो नहीं मोड़ सकते हैं कि यहाँ पे समस्याएं हैं। दूसरी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इन समस्याओं के अलावा भ्रष्टाचार भी है। आप देखिए, मतलब मुझे कहने की जरूरत है नहीं, मगर सामने दिखता है, वो तो दिखता है ना, तो वो तो है। तो बहुत सी आपको समानताएं मिलेंगी, मगर हमारे यहाँ का एक तो सिस्टम अलग है, डेमोक्रेसी के रूट्स बहुत हमारे यहाँ जो है वो सॉलिड हैं, और हमारे यहाँ ये भी है कि हमारा बहुत बड़ा कंट्री है। 146 करोड़ जहाँ का पॉपुलेशन हो, वहाँ मतलब अच्छा, इतना हमारे यहाँ विभिन्नताएं हैं, इतना मतलब रीजनल वेरिएशन है, रीजनल क्षेत्रीय इतनी हमारे यहाँ जो विभिन्नताएं हैं। तो हर एक क्षेत्र का भी एक अलग प्रॉब्लम है, हर एक कम्युनिटी के अलग अपने एक इश्यूज हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इट्स मच इजियर टू डाइवर्ट पीपल्स अटेंशन फ्रॉम द रियल इश्यूज, कि जो आपकी जो मतलब जो रियल समस्याएं हैं उससे आपका ध्यान जो है भटकाना बहुत आसान होता है। तो आप मंदिर मस्जिद कर दीजिए, आप जो है कुछ और कर दीजिए, हिंदू मुस्लिम कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, तो वो जो है उस तरफ मुड़ जाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया का रोल आपको पता ही है, उसके बारे में मैं जितना कम बोलूं उतना। तो मगर यही थैंक यू है, सर। करना पड़ेगा, सतर्क रहना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ही फिर वही मैं कहूंगा विस्तार। कि इतिहास अपने हाँ, आप को दोहराता है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज अ ट्रेजेडी एंड देन सेकंड टाइम एज अ फार्स। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारी जनता, हमारे शासक भी वहाँ की घटनाओं से सबक लेंगे, और जो भी हमें हमारे सिस्टम में कमियां हैं, हमारी जो अपने जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, उनको वो एड्रेस करेंगे, ताकि इस तरह की परिस्थितियां हमारे यहाँ ना बने।
थैंक यू सर, आपने काफ़ी विस्तार से समझाया कि नेपाल के सबक क्या हैं, और मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक हैं, जो हमें देख रहे हैं, उन्हें एक समझ बनाने में मदद मिलेगी इससे। और नेपाल में जो हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, वो कहीं और ना हो, तो जो शासक सत्ता है उसके लिए भी सबक है। और एक दोनों के लिए, जनता के लिए भी और शासक के लिए, दोनों के लिए बहुत बड़ा सबक है। बिल्कुल सर, और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। आप सभी दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।